साइकोलॉजी के क्लास में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंटेलिजेंस के नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक जो हम लोगों का है विशिष्ट योग्यताएं या स्पेसिफिक एबिलिटी, जहां बुद्धि जो है एक सामान्य मानसिक योग्यता है, वहीं एप्टीट्यूड जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता का परिचायक है। बुद्धि परीक्षण एक प्रकार की सामान्य मानसिक योग्यता को प्रदर्शित करती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में जो विशेष योग्यता होती है वो एप्टीट्यूड के द्वारा ही पता चलता है। और अभिक्षमता विशेषताओं का एक ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान या कौशल के अर्जन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यानी कि विशिष्ट क्षेत्र में जो भी ज्ञान अर्जन होता है उसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत वो विशिष्ट योग्यता उनमें विकसित होती है। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व के मापन के लिए परफॉर्मेंस का पूर्व कथन करने में, उसके भविष्य में किए जाने वाले परफॉर्मेंस का पूर्व कथन करने में सहायता मिलती है एप्टीट्यूड। यानी कि भविष्य में उसे क्या बनना है, वो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, किस दिशा में वो जाएगा, उसका पता एप्टीट्यूड टेस्ट लगाकर ही किया जाता है। आपने अपने क्लास में देखा होगा, किसी बच्चे का गणित बहुत अच्छा होता है, तो किसी की लिटरेचर में पकड़ बहुत अच्छी होती है, तो कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। एज ए होल सारी चीज़ों में उसकी पकड़ अच्छी नहीं होती है। हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड में विशेषज्ञता हासिल किए होता है और इसी विशिष्ट विशेषताओं का परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा किया जाता है। अभिरुचि परीक्षण या जो भी हम लोग एटीट्यूड परीक्षण करते हैं, उसके साथ ही एक और बात जुड़ता है, अभिरुचि या इंटरेस्ट का परीक्षण। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपकी अभिरुचि है उसमें आपकी अभिक्षमता हो, या कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी अभिक्षमता है उसमें इंटरेस्ट हो। और कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं कि आपकी अभिक्षमता भी है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी है, तो आप उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। तो अभिरुचि या इंटरेस्ट टेस्ट किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अभिक्षमता के साथ साथ इंटरेस्ट का होना भी आवश्यक होता है। अभिरुचि किसी विशेष कार्य को करने की वरीयता को कहते हैं, जबकि अभिक्षमता उस कार्य को करने की संभाव्यता को बताती है कि आप आगे क्या करोगे। किसी व्यक्ति में किसी खास कार्य को करने की अभिरुचि हो सकती है, परंतु हो सकता है कि उसे करने की अभिक्षमता उसमें उतनी ना हो। इसी प्रकार यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की अभिक्षमता तो है, लेकिन उसमें उसकी अभिरुचि नहीं है। इन दोनों ही दशाओं में उसका परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं हो सकता है। अभिक्षमता परीक्षण दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला स्वतंत्र या विशेषीकृत अभिक्षमता परीक्षण और दूसरा बहुल या सामान्यीकृत अभिक्षमता परीक्षण। स्वतंत्र या विशेषीकृत अभिक्षमता परीक्षण में क्लर्कियल टेस्ट जो आता है, लिपिकीय अभिक्षमता, यांत्रिक अभिक्षमता, आंगिक अभिक्षमता और टंकन अभिक्षमता इत्यादि। दूसरी तरफ बहुल या सामान्यीकृत अभिक्षमता परीक्षण जो होता है, उसमें परीक्षण माला होती है जिसमें हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो टोटल उसमें 8 प्रकार का होता है, जैसे शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना, अमूर्त तर्कना। बैंकिंग के टेस्ट अगर एग्ज़ाम किसी ने दिया होगा तो इस तरह के उसमें टेस्ट में आते हैं। जो मैंने इसके पहले की क्लास में आप लोगों को रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज वाला बताया था कि इस प्रकार एक फिगर है और उसमें मिस किया हुआ खोजना है, तो इस तरीके के अमूर्त तर्कना में आता है लिपिकीय गति और परिशुद्धता, यांत्रिक तर्कना, स्थानिक संबंध, वर्तनी तथा भाषा का उपयोग। यानी हर प्रकार का लैंग्वेज लिटरेचर से भी रिलेटेड होता है, मैथमेटिकल भी होता है, यांत्रिकी भी होता है। टोटल 8 फील्ड की चीज़ों को इसमें लिया जाता है, क्योंकि इसमें सामान्यीकृत उसका परीक्षण दिया जाता है कि किस फील्ड में वो जा सकता है।
J.M. ओझा ने इस परीक्षण का भारतीय अनुकूलन विकसित किया। भारत में वैज्ञानिक, शैक्षिक, साहित्यिक, लिपिकीय तथा अध्यापन अभिक्षमता आदि का मापन करने के लिए अन्य अभिक्षमता परीक्षणों का भी निर्माण किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्टीट्यूड, दो चीज याद रखिएगा। एप्टीट्यूड, पहली बात यह है कि इंटेलिजेंस जो है वो सामान्य मानसिक क्षमता होती है, और एप्टीट्यूड वह विशेष क्षमता होती है जिसको विशेष ट्रेनिंग द्वारा विकसित किया जाता है। और एप्टीट्यूड में आते हैं तो एप्टीट्यूड के अलावा एक इंटरेस्ट भी होता है, यानी उस चीज़ के प्रति हमारा रुझान क्या है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एप्टीट्यूड इंडिकेट एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें ये बात ध्यान रखना, स्पेसिफिक नॉलेज होता है। और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग, आपको पता चलता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाओगे, फिर आप इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और आगे चलकर आप इंजीनियर बनते हैं। तो ये एप्टीट्यूड का उसमें योगदान होता है। पीपल विथ सिमिलर इंटेलिजेंस डिफर्ड वाइडली इन एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज और स्किल कॉल्ड एप्टीट्यूड। With person training, these ability can be considerably enhanced। जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी कैपेसिटी और बेहतर होती है, बढ़ती है। अब जो मैंने कहा दूसरा कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज ए प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज। एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियलिटी टू perform that activities. In order to be successful in particular field, a person must have both aptitude and interest। जो मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट, कभी कभी उस चीज़ में आपकी अभी क्षमता है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, कभी इंटरेस्ट है अभी क्षमता नहीं है, लेकिन जब दोनों चीज़ें होती हैं तो आपका प्रोग्रेस अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। 10वां टॉपिक है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। बुद्धि का बहुत गहरा संबंध है क्रिएटिविटी से, क्रिएटिव थिंकिंग से। क्रिएटिविटी क्या है और बुद्धि में उसकी क्या भूमिका है, अब आप ये जानिए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों का जो मनोवैज्ञानिक गुण है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता बहुत अधिक मात्रा में होती है तो किसी में कम होती है और किसी में बिल्कुल भी नहीं होती है। सृजनात्मकता का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता जो है लेखन कार्य से अभिव्यक्त होता है, तो किसी में नृत्य के माध्यम से, किसी में संगीत के माध्यम से, तो किसी में चित्रकला के माध्यम से, तो किसी में वैज्ञानिक खोज के माध्यम से। तो क्रिएटिविटी सभी में है, क्षेत्र अलग अलग है इसके। प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन में भिन्नता होने के बावजूद एक तत्व यूनिवर्सल होता है, सभी में कुछ नया और अनोखा तथ्य उत्पन्न किया जा सके। जो भी चीज़ें होती हैं नोवेल होती हैं, नवीन होती हैं और उससे कुछ नई उपलब्धि की प्राप्ति होती है। कुछ सृजनशील व्यक्तियों में हम कह सकते हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन, सीवी रमन, रामानुजन आदि का नाम हम ले सकते हैं। इन लोगों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था। हाल के वर्षों में सृजनात्मकता के प्रति एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है और इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है, यानी अब सृजन की प्रतिभा कुछ कलाकारों, वैज्ञानिकों, कवियों, आविष्कारकों तक ही सीमित नहीं होता है। एक ऐसा सामान्य व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, बढ़ई का काम करता हो, तरह तरह के पकवान बनाता हो। यद्यपि इस दशा में उनकी सृजनात्मकता का वह स्तर नहीं होता है जो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक या लेखक में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों द्वारा सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में तथा स्तरों के आधार पर भिन्नता भी पाई जाती है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत उच्चतम स्तर का सृजनात्मकता का उदाहरण है।
जिसमें उन्होंने पूर्णतः नए विचार, नए तथ्य, नए चिंतन, नए सिद्धांत दिए थे। अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चे बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अपनी इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति का विकास करने लगते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति वे मुख्य रूप से शारीरिक तथा वाचिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, तब तक जब तक कि उनके अंदर वर्बल डेवलपमेंट नहीं हो जाता। जिन व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक मात्रा में होती है, अपने द्वारा चुनी गई क्रियाओं द्वारा यह संकेत प्रदान कर सकते हैं कि उनकी सृजनात्मकता की दिशा क्या है। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का निर्धारण भी आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों का इसमें योगदान होता है। सृजनात्मकता संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवंशिकता द्वारा नियत हो जाती हैं। कुछ खास क्रिएटिविटी लेके वो पैदा होता है, उसका जीन है, उसकी हेरिडिटरी है, लेकिन अगर उसको पनपने का पर्याप्त सुअवसर मिले तो पर्यावरण की भी इसमें भूमिका हो जाती है। पर्यावरणीय कारक जैसे मोटिवेशन, प्रतिबद्धता, पारिवारिक सपोर्ट मिलना, समकक्षियों का प्रभाव, आसपास के लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो अपने आप उससे प्रेरित हो रहा है, प्रशिक्षण उत्कृष्ट क्वालिटी का मिले और उनको आगे विकसित करने का अवसर मिले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी में एक साथ आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है। क्रिएटिविटी की क्या मुख्य विशेषताएं? क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट आर नोवेल। उसमें पहली बात होती है वो नोवेल होता है, नवीन होता है, एंड एप्रोप्रिएट। दूसरा, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक इन नोवेल एंड अनयूजुअल वेज। जिस तरीके से वो एक तो नवीन है और जिस तरीके से वो उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, उसका जो तरीका है वे है वो अनयूजुअल होता है और कम अप विथ यूनिक सॉल्यूशंस। क्रिएटिविटी कैन गेट मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट लेवल एंड इन डिफरेंट एरिया। जो मैंने बताया ना कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग हो सकते हैं। क्लासरूम में आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत बढ़िया से मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, तो अलग अलग फील्ड है ना उसी, तो वो सब में क्रिएटिविटी ही है लेकिन अलग फील्ड में है। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज रियलिटी ओरिएंटेड, इमेजिनेशन नहीं होता, रियलिटी ओरिएंटेड, एप्रोप्रिएट, कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल, सोशली डिजायरेबल होता है। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट दैट creativity in determined by both heredity and environment। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्रिएटिविटी को डेवलप करने में ना सिर्फ आनुवंशिकता, ना सिर्फ पर्यावरण, बल्कि दोनों का योगदान होता है, और ये दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही डेवलप करती है। अब हम आते हैं इसके आगे, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि और सृजनशीलता या क्रिएटिविटी में क्या संबंध है, कैसे जुड़े हुए हैं। तो अब हम जानेंगे सृजनात्मकता तथा बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस क्या है। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का तात्पर्य, जैसा कि पहले मैंने बताया, नवीन, उपयुक्त और उपयोगी विचारों, वस्तुओं, समस्या समाधानों को उत्पन्न करने की योग्यता से है। सृजनशील होने के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि का होना आवश्यक होता है। जो क्रिएटिव होते हैं उनकी बुद्धि का, आईक्यू का, ये नहीं कि बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है और बहुत क्रिएटिव है, नहीं, कुछ उसके मिनिमम भी क्राइटेरिया होते हैं। तो निश्चित स्तर की बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, परंतु किसी व्यक्ति की उच्च स्तरीय बुद्धि फिर भी यह निश्चित नहीं करती कि वह अवश्य ही सृजनशील है। कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, लेकिन बहुत बुद्धि वाले सभी क्रिएटिव हैं कोई जरूरी नहीं। सभी सृजनशील व्यक्ति की बुद्धि होती है, उच्च स्तर की बुद्धि होती है, या
सामान्य से कुछ अधिक होता है या बहुत उच्च स्तर का होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही सृजनशील या क्रिएटिव थिंकर हों। टर्मन ने 1920 में अध्ययन में ये पाया कि यह आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति क्रिएटिव भी हो, साथ ही साथ क्रिएटिव विचार उस व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी आयु अत्यधिक न हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी प्रदर्शित किया कि बच्चों की पहचान प्रतिभाशाली के रूप में की गई थी, उनमें से शायद ही किसी एक ने भी जीवन में किसी क्षेत्र में अपनी सृजनात्मकता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जो बहुत एकेडमिक होते हैं ना, तो देखेंगे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बहुत बढ़िया एग्ज़ाम देते हैं, बहुत हमेशा 100% लाते हैं, लेकिन उनका जो भी आंसर होता है, जो भी होता है, वो जो उन्होंने ज्ञान पढ़ा है जो उसी को दिया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसमें उनका अपना ओपिनियन होता है, उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। हो सकता है वो टॉपर स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन वो उनसे कहीं अधिक मात्रा में क्रिएटिव थिंकर होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यही है। इसलिए एक व्यक्ति सृजनशील और बुद्धिमान दोनों हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील ही है। अतः बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता है कि व्यक्ति क्रिएटिव भी है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और बुद्धि में सकारात्मक संबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन उन लोगों में पाया जाता है। प्रत्येक सृजनात्मक कार्य के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा समस्या को समझने, सूचनाओं को भंडारित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनः प्राप्ति के लिए एक न्यूनतम स्तर की योग्यता तथा क्षमता की आवश्यकता होती है, जो क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। कोई भी, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कलाकार हो, उसमें सृजनात्मकता की क्षमता होगी, तभी वो कुछ अपने क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरेगा, जो उसका अपना होगा, उसकी मौलिकता होगी। अतः सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है, परंतु उस विशेष मात्रा से अधिक बुद्धि का सृजनात्मकता से कोरिलेशन नहीं होता है। सृजनात्मकता के कई रूप और सम्मिश्रण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता से संबंध विशेषताएं अधिक मात्रा में होती हैं। सृजनात्मक परीक्षणों को सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? पहला, वे मुक्त अंत वाले होते हैं, यानी उनका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसमें जो उनके अपने ओन विचार होते हैं, उनके ओन थॉट्स होते हैं, स्वतंत्रता होती है समस्या समाधान में, अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ नया बताए। व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि अपनी कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग करे और मौलिक हो। एक और वो कल्पना शक्ति होता है लेकिन यथार्थ से जुड़ा होता है। सृजनात्मक परीक्षणों में अभिव्यक्ति की विविधता भी पाई जाती है, एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए इन परीक्षणों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों या स्टिमुलस जैसे शब्दों, चित्रों, क्रियाओं, ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे गिलफोर्ड, टोरेंस, हटेना, वालास, कोब, परमेश, बाकर मेहदी तथा पासी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक परीक्षण की स्टैंडर्डाइज मेथड होते हैं, उसकी एक विधि पुस्तिका होती है जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये परीक्षण कैसे करना है, क्या निर्देश देना है, कैसे स्कोरिंग करनी है, उनके परिणामों की व्याख्या कैसे करनी है। परीक्षण प्रशासन और परीक्षण प्राप्तांक की व्याख्या के विस्तृत प्रशिक्षण, लेकिन ये सब चीज़ विस्तृत प्रशिक्षण यानी उनको विशेष ट्रेनिंग जो जिनको मिला होता है वही इस फील्ड में इसका परीक्षण कर पाते हैं। तो हम इसको छोटे शब्दों में जैसे समझ सकते हैं, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये दोनों सकारात्मक रूप से जुड़े होते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं, बिकॉज हाई एबिलिटी इज component of creativity. A highly intellectual person are definitely high in intelligence. Difference between creative and intelligence test, ये जानिए। क्रिएटिव टेस्ट में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो क्रिएटिव टेस्ट मेजर क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव टेस्ट का नाम ही से पता चलता है कि वो किस चीज़ को मेजर करता है, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को करता है।
measure, whereas intelligence test measure general mental ability. इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करता है? जनरल मेंटल एबिलिटी को। और क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो आपके क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को मेजर करता है। दूसरा, क्रिएटिव टेस्ट मेजर कन्वर्जेंट एंड डिवर्जेंट थिंकिंग, वेयर्स इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर कन्वर्जेंट थिंकिंग। इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम लोग मेजर करते हैं, जबकि क्रिएटिव में कन्वर्जेंट को भी करते हैं, डिकन्वर्जेंट को भी करते हैं। उसके बाद इन क्रिएटिव टेस्ट क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। जो अभी तुरंत मैंने बताया था, क्रिएटिव टेस्ट में जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है ओपन एंडेड होता है, तभी तो हम अपनी कुछ नवीनता, अपनी मौलिकता, अपनी यूनिकनेस को देते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी का पता चलता है। वहीं दूसरी ओर नो स्पेसिफाइड आंसर, वेयर्स इंटेलिजेंस टेस्ट में मोस्टली यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इसके अलावा एक और कह सकते हैं, इसके फर्क आती है मैंने इस पे क्रिएटिव टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट में। क्रिएटिव टेस्ट मेजर इमेजिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज। क्रिएटिव टेस्ट जब भी हम लेते हैं तो उसमें टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, टू सी न्यू रिलेशनशिप, टू guesses causes and consequences, and ability to put things in a new context. But intelligence test measure potential. इंटेलिजेंस टेस्ट से हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं, जबकि क्रिएटिव टेस्ट से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? इमेजिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन। तो ये कुछ फर्क थे इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिव टेस्ट। तो इस प्रकार हमने देखा इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी से क्या क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है। इस प्रकार हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ और ये फर्स्ट यूनिट जो था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंस का विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके टोटल 10 टॉपिक्स थे, आज सभी कंप्लीट हो गए। आप सबको 2 दिन बाद होने वाले एग्ज़ाम के लिए विश ऑल द बेस्ट। बिना स्ट्रेस के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। हमारी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।